स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड, वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना ये वीडियो बनाते हुए, बिकॉज दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्टूडेंट्स, यू आर डैम लकी। यहाँ पे रट्टाफिकेशन को बहुत कम कर दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव किया है, लैंग्वेज बैरियर हटा दिए हैं, आपको डाइवर्सिटीज ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप अपने गोल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत जेलस हूँ आप स्टूडेंट्स से। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वैसे तो आप सब न्यूज़ में देख चुके हैं, पर एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, पहले हमारा फॉर्मेट हुआ करता था 10+2 का, राइट। अब 10+2 का फॉर्मेट हटा के 5+3+3+4 का कर दिया गया है, ठीक है। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब से आपकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, 3 साल प्राइमरी एजुकेशन होगी और नेक्स्ट 2 ईयर्स हो गए आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें बुक्स को बहुत कम कर दिया गया है, मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी इतनी हैवी बैग्स लेके जाते थे, अब बहुत कम बुक्स, खेल कूद के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और इसका जो इसे हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे, नींव रखी जाएगी बच्चे की एजुकेशन की, जिसको खेल कूद से ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। और वर्बल ज़्यादा होगा, इसमें रिटर्न का इतना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, और बुक्स तो बहुत कम होंगी, मीन्स 1-2 बुक हो गई, ठीक है। ये फाउंडेशन स्टेज होगी और इसका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी डिसाइड करेगा, एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट 3 इयर्स मीन्स 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड, नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे 3rd to 5th स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें आपकी फ्यूचर प्रिपरेशन होगी, मीन्स आगे जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सब्जेक्ट्स को जो आगे हेल्पफुल है, इन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 3rd to 5th स्टैंडर्ड। और एक और चीज़ है, 5th स्टैंडर्ड तक आपका लैंग्वेज बैरियर हटा दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, अब तक क्या होता था, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये स्कूल्स होते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, और इसके कारण वो पढ़ नहीं पाते थे। सो अब 5th स्टैंडर्ड तक बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ पाएगा, कन्नड़, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है। बिकॉज लैंग्वेज बैरियर हटाने से 100 में अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती थी, इसके कारण वो पढ़ नहीं पाते थे। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता है विदाउट एजुकेशन, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज तो एक मीडियम है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो आप समझ जाओ, चाहे किसी भी भाषा में समझो, राइट। सो 5th स्टैंडर्ड के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। नेक्स्ट जो 3 इयर्स होंगे मीन्स 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड। अब 6th स्टैंडर्ड से आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, 6th स्टैंडर्ड में तो खैर किसको पता होता है क्या गोल है, पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 6th स्टैंडर्ड में आपको पेंटिंग पसंद है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सो 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अलॉन्ग विथ जो सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं वो तो होंगे ही, ठीक है। तो आपका 10 दिन बैगलेस होगा, मीन्स 10 जो पीरियड्स हैं, 10 दिन नहीं, ओनली 10 पीरियड जो हैं वो आपके बैगलेस होंगे। उसमें जो आपने वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ किया है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के हिसाब से। प्लस जैसे जैसे आपके कारपेंटरिंग में इंटरेस्ट है तो जो कारपेंटर एक्सपर्ट है वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा सब कुछ कैसे होता है और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ मिडल स्टेज। नेक्स्ट इज लास्ट 4 इयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड, उसको हम लास्ट स्टेज बोलेंगे। सो इसमें बोर्ड एग्जाम्स आते हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपको इतना प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स टीचर बोल रहे हैं पढ़ लो बेटा, यू हैव बोर्ड एग्जाम्स। सो वो जो मेंटल प्रेशर है ना वो कम कर दिया गया है, क्योंकि मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मार्क्स इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। 10th और 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर कम कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम होगा जिसमें आपका सिलेबस डिवाइड हो जाएगा, एक साथ आपका सारा सिलेबस नहीं आएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको सिलेबस जल्दी मिल जाएगा।
उसके बाद 10th के बाद 11th में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे अभी तक क्या ऑप्शंस होते थे, या तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल, या आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, या आपको कॉमर्स लेना है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है और आप उसके साथ कुछ और पढ़ना चाहते हैं, आपने साइंस स्ट्रीम ले ली लेकिन आपको आगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो पॉलिटिकल साइंस भी इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, आप अभी तक नहीं ले पाते थे, पर आप क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले ली तो आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं एज अ माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, सो अपने गोल के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, क्रेडिट्स विल बी गिवन। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, अपने गोल के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ का कोई स्टूडेंट है वो साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, साइंस के सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के। और जो आपके इवैल्यूएशन होगा, रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे, उसमें अभी तक क्या होता था, टीचर्स असेस करते थे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। आप रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स से ज़्यादा आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपने पूरे साल क्या किया है, आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट रहा है, आपने कितना अचीव किया है, उसके हिसाब से आपके रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। अब ना सिर्फ टीचर्स आपको असेस करेंगे उन रिपोर्ट कार्ड में, आप खुद को भी असेस करोगे कि आपने पूरे साल में कितना अचीव किया है। ठीक है, सेल्फ इवोल्यूशन भी होगा, प्लस आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो भी आपको असेस करेंगे, उसमें भी आपके मार्क्स ऐड होंगे। मीन्स टीचर्स के मार्क्स प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद के मार्क्स प्लस आपके कलीग्स के मार्क्स, इन सबको चीज़ों को देख के आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। रट्टाफिकेशन इसमें हट गया है, यू हैव टू बी मोर एक्टिव, मोर क्रिएटिव, तो आपके ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड इज वेरी गुड। लोक विद्या पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता है कल्चर के बारे में, अपनी कंट्री के हेरिटेज के बारे में, जो हमें पता होना चाहिए, तो स्कूल्स में इस पे फोकस किया जाएगा। लोक विद्या भी पढ़ाई जाएगी, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, आर्ट ऑफ फिशिंग या फार्मिंग, इन सबको आगे लाया जाएगा। और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। लोगों को जब तक पता ही नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में, तो इस फील्ड में जाएंगे कैसे, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन। आप तो जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं है। काफ़ी जगह स्कूल में 2 या 3 टीचर अवेलेबल होते हैं इन 1000 स्टूडेंट्स, ओवर 1000 स्टूडेंट। दैट इज़ अ वेरी लेस क्वांटिटी। सो डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, एक टीचर एक टाइम पे काफ़ी जगह पढ़ा पाएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम का वैसे मैं बता चुकी हूँ, सेमेस्टर वाइज होंगे बोर्ड एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, आपको पूरी राम कथा नहीं लिखनी होगी, ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। ठीक है, हो सकता है एक साथ हो सकता है अलग अलग हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं। बात करते हैं हायर एजुकेशन की, कॉलेजेस की बात करते हैं। अभी तक क्या होता था, काफ़ी जगह पे अगर आपके 12th के मार्क्स कम हैं तो आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते थे, राइट? पर आपसे ऐसा नहीं होगा, सभी कॉलेजेस के अपने अलग टेस्ट होंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अगर आपके 12th में कम मार्क्स हैं, आप उस मार्क्स लेवल को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। भाई बहुत सारे कारण होते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं, फैमिली सिचुएशन, फीस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या इंटेलिजेंट हो उसी का ही असर पड़ रहा है मार्क्स में, नो, देयर आर सो मेनी रीजंस। सो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए और आप इजीली अपने पसंद के, अपने चॉइस के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है, राइट? 1 या 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ जाता था, फाइनेंशियल सिचुएशन या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है, तो उसके 1-2 साल वो वेस्ट हो गए। अगर उस इंसान को फिर से बैचलर्स डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन करनी है फिर से, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से करनी पड़ती थी, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, राइट? लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, 3 या 4 साल की होती है ग्रेजुएशन। सो अगर आपको 1 साल के बाद छोड़ना है कॉलेज, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस कोर्स का। फिर कुछ सालों बाद अगर आपका मन किया तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से, आपको वो 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अगर 2 साल के बाद आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो किसी कारण से, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा उस कोर्स का। सो बाकी के 1-2 साल आप बाद में कर सकते हो।
अगर 3 साल के बाद अगर आप छोड़ोगे तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की है तो आपको रिसर्च डिग्री के साथ डिग्री मिलेगी। कॉलेजेस की एक और ख़ास बात हुई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐड किया जाएगा, वो पूरा ऑनलाइन और डिजिटल होगा। इसमें क्या होगा, आप एक से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। मान लो आप बीटेक कर रहे हो और आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, डांस में, फॉरेन लैंग्वेज में, तो आप जितने चाहे कोर्स एक साथ कर सकते हो। आप 1 साल का कर लो, फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है 1 साल का कर लो, 2 साल का कर लो, मीन्स जहाँ तक आप करना चाहो वहाँ तक आप कर सकते हो। उसके जो क्रेडिट है, आपने जितना किया उसके जो क्रेडिट है वो आपके एकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे। जब आप फाइनल स्टेज पे आओगे, बीटेक अगर आप कर रहे हो, फाइनल स्टेज पे आओगे किसी कोर्स की, तो उसमें वो क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे जिससे आपके मार्क्स के पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। सो ये पूरा ही ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन से कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए इसे मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट बोला गया है। आप जहाँ चाहो जब चाहो किसी कोर्स में एंट्री ले सकते हो, जब चाहो आप उसे छोड़ सकते हो, इसी का मतलब ये है। नेक्स्ट आता है फीस स्ट्रक्चर। काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस में फ़ीस इतनी हाई है, अपनी मनमानी करते हैं, जितना चाहे उतना फ़ीस लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। सो अब उस पर भी नज़र रखी जाएगी। ऑडिट्स होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स होंगे और रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होगी, ताकि स्कूल्स और कॉलेजेस अपनी मनमानी ना कर सकें ऑन फीस। सिंगुलर रेगुलेटर बना दिया गया है फॉर कॉलेजेस। लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी सभी कॉलेजेस एक ही बॉडी के अंदर आएंगे, दैट इज़ HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एजुकेशन को एक्सपेंड करने की बहुत बात की जा रही है। टारगेट रखा है 2040 तक हर इंस्टीट्यूट जो है, मोस्ट ऑफ द मीन्स 90% इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा। 2030 तक का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, और जिस इंस्टीट्यूट में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फंडा है ना, 2020 के जो आइडिया है, वो तो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा होगा अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आइडिया आना, ठीक है, अच्छा आइडिया आना, इनोवेटिव आइडिया आना, जो हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप उठा चुकी है गवर्नमेंट, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है वो होता है हमारा एग्जीक्यूशन। क्या ये आइडिया एग्जीक्यूट हो पाएगा? ऐसे काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जर्मनी, US जैसी कंट्रीज़ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी आइडिया पे बेस्ड है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एजुकेशन ऐसी ही हो, इसी आइडिया पे बेस्ड हो, और उसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।